गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कल हम अध्ययन कर रहे थे फर्स्ट लेसन फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र और उसमें हमने पढ़ा था कूलाम बल। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। आपनों ने वहाँ पे एक शब्दावली यूज़ की थी एप्सिलॉन जीरो, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के की वैल्यू पुट की थी कूलाम के नियम में। ये यहाँ पर विद्युतशीलता कहलाती है। अब एक शब्द है अपने पराविद्युतांक, इसे पराविद्युतांक भी कह सकते हैं, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको अपने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी कि जो पराविद्युतांक है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, कोई भी माध्यम है, उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। क्या होगा कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या कहलाती है? पराविद्युतांक कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मात्रकहीन। ये पराविद्युतांक जो राशि है ये मात्रकहीन है, वह विमाहीन है। क्यों है? देखो, क्योंकि ये पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है। तो इसके मात्रक से इसका मात्रक कट जाएगा, तो ये एक मात्रकहीन और क्या आएगी? विमाहीन राशि आएगी। इसका जो मान है वायु अथवा निर्वात, इन दोनों के लिए तो इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है, 1.005 होती है। ऐसे वायु या निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? लगभग 1 होता है। और जितनी भी धातुएं होती हैं उनके लिए इसका मान कितना होता है? इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान क्या होगा? अनंत होगा। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कूलाम का जो नियम था उसका सदिश रूप। क्योंकि हम सारे जानते हैं कि बल है वो बल सदैव कौन सी राशि होती है? सदिश। बल एक सदिश राशि है। तो सदिश रूप में अपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप। देखो, आपने एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। ये अपने पास है एक्स एक्सिस है और ये अपने पास है वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल। ये इसका मूल बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 0,0। अब द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई भी 2 आवेश लेते हैं। मैं एक आवेश यहाँ पर लेता हूँ जो Q1 है। इस Q1 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R1 सदिश। क्या ले लेते हैं? R1 सदिश। स्थिति सदिश तो आप जानते हो, सारे 11वीं क्लास में पढ़ा था। दूसरा, अन्य कोई इसी स्थिति में एक अन्य कोई आवेश लेकर आते हैं अपने Q2, उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर लेते हैं अपने R2 सदिश। 2 स्थिति सदिश ले लिए, R1 सदिश और R2 सदिश। अब देखो, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। हो सकता है दोनों समान हो सकता है दोनों विपरीत हो। तो अब इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा। मैं मान लेता हूं दोनों समान प्रकृति के, ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा। अब Q1 आवेश क्या करेगा? Q2 को अपने से दूर धकेलेगा। तो उस बल का नाम क्या होगा? F21। क्या नाम होगा? F21। कैसे बोलेंगे इसको? पहले आवेश के कारण या Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगाया गया बल जो बाहर की ओर होगा। ऐसे ही क्या होगा? Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो ये बल किस तरफ लगेगा? ये भी बाहर की ओर लगेगा, यानी कि Q2 जो आवेश है
वो Q1 आवेश को अपने से क्या धकेलेगा, दूर। इसका नाम क्या होगा, F12 सदिश। इसको बोलेंगे Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल। ये दोनों बल लग रहे हैं चित्रानुसार। अब क्या होगा कि अपने पहले Q1 के कारण Q2 पर बल निकाल लेते हैं, फिर Q2 के कारण क्या निकाल लेंगे, Q1 पर बल निकाल लेंगे। ये दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। इसको आप R21 मान सकते हो, तो क्या आ जाएगा, ये R2 माइनस R1 आ जाएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था 11th क्लास में अपनों ने, कि अगर कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं पर निरूपित हो तो उस त्रिभुज की अंतिम भुजा या उस आकृति को बंद करने वाली भुजा है वो परिमाण में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर तथा दिशा में सदैव क्या होती है, विपरीत होती है। तो वहां से ही आ जाएगा R21 सदिश इक्वल्स टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये अपने पास आ गया। आप देखो अपने इसका मान निकालते हैं। मैं लिखता हूं Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल क्या है, Q1 जो ये आवेश था इसके द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। क्या, कैसे लिखेंगे इसको, F21 बल सदिश राशि है, सदिश से रिप्रेजेंट कर दिया, एरो का साइन लगा दिया। सूत्र क्या था गुलाम बल का, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। R² ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, R21। तो इसको क्या लिखूं मैं, R21 सदिश है ये भी, और इसका परिमाप और इसकी स्क्वायर। परिमाप लेने से क्या होती है, इसका मान आएगा, इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ से हट जाएगी। तो आ जाएगा F21 सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 सदिश के मापांक की स्क्वायर। और बल कौन सी राशि है, सदिश, तो इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ में क्या लिखेंगे, R21 कैप। ये इसकी दिशा को जैसे लिखा जाता है ना, आपने 3 डायमेंशनल ज्यामिति बनाई थी। ये था अपने पास x, ये था y और ये था z। x के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करते हैं अपने i कैप से, y के लिए लिखते हैं j कैप और z के लिए क्या लिखते हैं, k कैप। ये एकांक सदिश होते हैं। एकांक सदिश किसे कहते हैं, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो और वो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो, वो क्या कहलाता है, एकांक सदिश। तो यहाँ पर तो पर्टिकुलर 3 ही मैक्सिमम दिशाएं होती हैं, i, j और k से, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये दिशा है, इसके लिए मैं इसको सेम सदिश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एकांक सदिश से क्या जाएगा, R21 i कैप। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। इसको आगे चेंज भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश के मापांक की स्क्वायर। इसको छोड़ते हैं अपने, सीधा ये आ जाएगा। इसी तरह Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल क्या होगा, Q2 ये वाला आवेश है, इसके द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। इसको किससे लिखेंगे, F12 सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² होता है। अब यहाँ पर उसमें तो क्या आया था, R21 सदिश के मापांक की स्क्वायर। या तो इसको अपने एक बार लिखते हैं R12 लिख दो और R12 सदिश का मापांक आ जाएगा, या इसको अपने नेगेटिव, जैसे एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं R12 सदिश के मापांक की स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा R12 सदिश का R12 मापांक। या इसको लिख सकता हूं मैं F12 सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे
R21, ये देखो दोनों के बीच की दूरी सेम है, चाहे Q1 से Q2 की ओर दूरी नाप लें, चाहे Q2 से क्या नाप लें, Q1 की ओर, दूरी का परिमाण समान है, लेकिन यहाँ पर दिशा आ जाएगी कि 1 से 2 की ओर नाप रहे हैं या 2 से 1 की ओर नाप रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -R21 कैप। क्या आ गया, ये 1 2 था और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2 1, तो इसके साथ क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस चिन्ह है, क्योंकि इसकी दिशा ये थी और इसकी दिशा क्या है, ये दिशा है, तो यहाँ पर है जो माइनस साइन हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अपने पास क्या आ जाएगी 2। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों समीकरणों की एक एक साइड बराबर है। ये भी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 सदिश के मापांक की स्क्वायर R21 के, और ये भी अपने पास 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 सदिश के मापांक की स्क्वायर -R21। फर्क किसका है, माइनस का। दोनों से तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, F21 सदिश इक्वल्स टू -F12 सदिश। ये कूलाम नियम का सदिश रूप है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम था ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या था, क्रिया के परिमाण में समान तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, उतना ही बल दूसरा आवेश किस पर लगाएगा, पहले पर लगाएगा, आपके सामने, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। ये कूलाम नियम का सदिश रूप है। कूलाम बल जो है ये एक संरक्षी बल है। कूलाम बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है, जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। अब अपने बात करते हैं बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि जब एक से अधिक आवेश हैं तो उनके बीच में कैसे बल लगता है। और पहले ये भी अपने बात करें कि जो कूलाम बल होता है वो द्वि अणु, द्वि कण, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। क्या है, कूलाम बल है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये जैसे आपस में 10 आवेश पड़े तो उनमें डायरेक्टली पर्टिकुलर दो के बीच में जो बल लगता है उस बल का नाम क्या होता है, कूलाम बल होता है। अब बात करते हैं अपने अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल बात करें अपने, यानी कि जब एक से अधिक आवेश हैं तो उसमें कहीं पर भी एक अपने परीक्षण आवेश लेंगे, उस परीक्षण आवेश पर उसके चारों ओर जो अलग अलग आवेश हैं उन आवेशों के कारण लगने वाला जो कुल बल है वो सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अपने पास एक आवेश यहाँ पर है Q1, एक आवेश यहाँ पर है Q2, एक आवेश यहाँ पर है Q3, एक आवेश यहाँ पर है Qn, n आवेश है अपने पास। क्या है, हमारे पास Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित हैं। अब मैं एक अन्य कोई परीक्षण आवेश लेता हूं जिस पर कुल बल का मान निकालना है, वो अपने पास क्या है, Q0, एक अन्य परीक्षण आवेश है। तो अब क्या होगा कि Q1 इनके बीच में बल लगेगा, Q1 Q0 पर इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूं R01, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं R02, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं R03, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं R01। ये क्रमशः परीक्षण आवेश Q0 की
Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों से दूरियां क्रमशः क्या है, R01, R02, R03, R0n है। अब क्या होगा कि ये सारे जो आवेश हैं 1, 2, 3, 4 n तक जो आवेश हैं, ये सारे के सारे आवेश Q0 परीक्षण आवेश पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल हो गया F1, F01 मान लो, F1 मान लो, ये हो गया, इस तरफ लगेगा। ऐसे ही 2 के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो इस तरफ लगेगा, F02। ऐसे ही Q3 के द्वारा लगाया गया बल इस तरफ लगेगा, F03। ऐसे ही Qn के कारण लगाया गया बल इस तरफ लगेगा, F0n। ये बल लगेंगे, ठीक है। क्या होगा कि Q0 जो परीक्षण आवेश है उस पर उसके नज़दीक जो चारों आवेश है 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्रमशः F01, F02, F03, F0n बल लगाएंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस आवेश Q0 पर जो परिणामी बल है वो इन सभी बलों 1, 2, 3, 4 n तक है, इन सभी बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत से F परिणामी जो बल है वो कितना आएगा, F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश प्लस डैश डैश F0n सदिश, सभी अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका नाम होता है, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो, अपने पहले इनका मान निकालते हैं। F01 का कूलाम बल से मान आ जाएगा इनका। हम जानते हैं कि कूलाम नियम से Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेशों के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल या कूलाम बल क्रमशः F01 सदिश इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो इसके कारण यहाँ पर बल, तो दोनों आवेशों के गुणनफल कितना आ जाएगा, Q0 ये रहा और Q1 ये रहा, Q1 Q0 बटे R²। R क्या होती है, दूरी, परीक्षण आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R01। तो क्या आ जाएगा, R01 की स्क्वायर, और इसको सदिश बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, R01 कैप। ये पहले आवेश के कारण आ गया। ऐसे ही दूसरे आवेश के कारण यहाँ पर बल क्या आ जाएगा, F02 सदिश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2, इसके कारण यहाँ पर तो Q2 Q0 और दूरी कितनी है, R02। तो ये आ जाएगा Q2 Q0 बटे R02 की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R02 कैप। तथा तीसरा आवेश है, क्या आ जाएगा, F03 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तीसरे आवेश के कारण, ये रहा तीसरा आवेश का, ये रहा, इससे क्या दोनों आवेश Q3 Q0 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R03। तो आ जाएगा Q3 Q0 बटे R03 की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R03 कैप। इसी तरह nवे के कारण कितना आ जाएगा, F0n सदिश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q0, दूरी कितनी है, R0n की स्क्वायर और R0n कैप। ये दूरी R0n है। ये सारा 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, ऐसे 4 के कारण, n तक के आवेशों के कारण क्या जाएगा, अलग अलग बल। अब ये समीकरण नंबर 1 अपनी अध्यारोपण के सिद्धांत से कि इस पर जो कुल बल है वो इन सभी अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, समीकरण 1 में मान रखने पर।
समीकरण 1 में मान रखने पर रख देते हैं, कितना आ जाएगा, एफ सैदिश इक्वल्स टू, सब में देखो 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, Q0 कॉमन आ रहा है। पहले एक बार अलग अलग लिख देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q0 बटे R01 स्क्वायर R01 के प्लस 1/4πε0 Q2 Q0 बटे R02 की स्क्वायर R02 के प्लस 1/4πε0 Q3 Q0 बटे R03 की स्क्वायर R03 के प्लस 1/4πε0 QN Q0 बटे R0N स्क्वायर R0N के सारे मान रख दिए अपनों ने, ठीक है। N 1 2 3 N तक के मान अपने इस सूत्र में रख दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते हैं। अब देखो अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, उस राशि को कॉमन ले लेते हैं। अपने पास कॉमन आएगा एफ सैदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 और यहाँ पर क्या आएगा Q0, अंदर क्या बचेगा Q1 R01 स्क्वायर R01 के प्लस Q2 R02 स्क्वायर R02 के प्लस Q3 R03 स्क्वायर R03 के प्लस डैश डैश QN बटे R0N स्क्वायर R0N के, ये सारे के सारे काम आ। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, परिणामी बल का सूत्र आएगा एफ सैदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 कॉमन आ गया यहाँ पर ऊपर से, और ये आ जाएगा Q1/R01 स्क्वायर R01 के, Q2/R02 स्क्वायर R02 के, ऐसे n तक आ जाएगा। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखूँ मैं एफ सैदिश इक्वल्स टू Q0/4πε0 और यहाँ ये आ जाएगा समेसन I इक्वल्स टू 1 to n QI बटे R0I की स्क्वायर और R0I कैप, ये आ जाएगा। क्या किया अपनों ने, ये तो कॉमन वाला बार वाला पढ़ा ही है। अब समेशन क्या होता है, ये प्लस करता है और ये इंक्रीज होती है आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगी, n तक। शुरू में आई का मान 1 होगा तो क्या आएगा Q1/R01 स्क्वायर R01 कैप, ये रहा। फिर समेशन क्या कर देगा, बीच में प्लस, ये प्लस हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कितनी हो जाएगी, 2, फिर क्या हो जाएगा Q2/R02 स्क्वायर R02 कैप, ये रहा। फिर ये समेशन बीच में प्लस कर देगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाए से कहाँ तक चलेगी, n तक चलेगी। तो ये था बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ तक अपने बात की थी, सारा पढ़ के आए अपने आवेश। अब शुरू करते हैं अपना लेसन, शुरू होता है यहाँ से विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र क्या है। अभी अपनों ने बात की थी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का रीजन की बात कर ली थी, आवेश की, और आवेश के बारे में पढ़ा था। अब अपने पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, इसका मात्रक क्या है, सैदिश है या एदिश है, विमा क्या है, ये पढ़ेंगे अपने। तो विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र हम सब जानते हैं सीमा, एरिया, बाउंड्री। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि साधारण भाषा में अपने बात करें कि कोई भी एक धनात्मक, जैसे सपोज कर लिया मैंने एक ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पड़ा है, स्थिर अवस्था में है। अब एक मेरे पास और कोई एक, जब ये अकेला आवेश है तो न तो इस पर आकर्षण लगेगा, नहीं क्या लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण, कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब मैं कोई अन्य परीक्षण आवेश लेता हूं प्लस Q0 जो यहां पड़ा है, दोनों के बीच की दूरी अभी भी मैक्सिमम है, दोनों के बीच की दूरी अभी भी क्या है, मैक्सिमम है।
तो क्या होगा कि अब भी दोनों के बीच में न तो आकर्षण बल कार्य करेगा और न ही क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी इनकी क्या है, अधिकतम है। तो अब मैं इस आवेश को गति करवाता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, अब भी कोई बल नहीं लग रहा है। एक समय सीमा ऐसी आ जाएगी जहां आते ही ये आवेश, जैसे इसकी बाउंड्री आ गई, इसकी सीमा आ गई, इस सीमा को जैसे ये आवेश स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही दोनों आवेशों के बीच में क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा, जिसके प्रभाव में ये आवेश ऑटोमेटिक किस तरफ जाना चाहेगा, बाहर की ओर, क्योंकि सहजातीय आवेश है और सहजातीय आवेशों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण ये बल है जो बाहर, ये आवेश है जो बाहर की ओर गति करेगा। तो ये वाला जो एरिया है जहां पर आने से इस आवेश को प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ, उसका नाम होता है पहले आवेश का क्षेत्र। इस आवेश का ये क्षेत्र है, इसके चारों ओर का ये भाग इसका क्षेत्र है, जिसमें आप किसी अन्य आवेश को लेकर आते हो तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या किसका अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे पहले आवेश का क्षेत्र कहा जाता है। आप परिभाषा बोलते हैं द्वारा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो सीमा जिसमें अन्य किसी परीक्षण आवेश को लेकर आने पर उसके द्वारा या तो आकर्षण का अनुभव किया जाता है या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, तो वो क्षेत्र उस प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा, इसका सूत्र अपने लिखें, E सदिश इक्वल्स टू F सदिश अपॉन Q0। ये भी विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, क्या होगा कि जब दूसरे आवेश को अपने पहले आवेश के क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसके बीच में बल लगेगा। ये वाला बल है कूलाम बल कह सकते हो आप इसको, स्थिर वैद्युत बल, जिसके कारण Q0 आवेश दूर जाता है। तो वो बल और जिस आवेश पर ये बल लग रहा है, क्योंकि Q जो आवेश था वो तो विरामावस्था में और परीक्षण आवेश Q0 था वो गतिमान था, तो वो बल जिसके ऊपर लगता है उन दोनों का जो अनुपात होता है क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या अपने बोले कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र बल तथा परीक्षण आवेश यानी कि जिस आवेश पर बल कार्य करता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि F अपॉन Q0 यहाँ पर आवेश अदिश है, बल कौन सी राशि होती है, सदैव सदिश। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश में एक अदिश का भाग देते हैं तो कौन सी राशि आती है, सदिश। तो विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक में क्या होगा, ऊपर क्या है यहाँ पर बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे भाग में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। या इसको आगे कन्वर्ट करें अपने, न्यूटन बल का मात्रक है, बल का सूत्र होता है F बराबर नॉर्मली ma। m है यहाँ पर द्रव्यमान जिसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। a क्या है यहाँ पर अपने पास, त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन सी क्या है यहाँ पर, आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम का मान अपन ने पढ़ा था क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। ये भी एक मात्रक होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। अब बात करते हैं अपने वीमा की। वीमा यहां से निकालते हैं, सारे जानते हो आप वीमा कैपिटल ब्रैकेट में आएगी, कैपिटल लेटर्स में आएगी। बोलो सबसे पहले वीमा द्रव्यमान है किलोग्राम, तो द्रव्यमान की वीमा किस पे लिखी जाती है, एम पर, सिंगल है तो 1। फिर आती है दूरी की लेंथ, की लेंथ इसमें मात्रक मीटर है तो इसके लिए किस पर आती है, कैपिटल एल पर। फिर है समय, इसमें सेकंड क्यूब है तो इसकी विमा कितनी आएगी, 3, लेकिन भाग में है तो ऊपर जा कितना हो जाएगा, -3। और फिर आएगी धारा की विमा कितनी आ जाएगी, A-1। तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L1 T-3 A-3। ये विद्युत क्षेत्र की विमा होती है।